Hello everybody, I hope all are you doing great. This is Vani. Welcome back to my YouTube channel. So today I am going to start chapter 7, that is aggregate demand and aggregate supply and its related concepts का हम one shot video cover करेंगे. That is a revision video जिसमें हम एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं. This is a one shot video, right? और ऐसे मैंने बहुत सारे चैप्टर्स की सीरीज मैंने पूरी बनाई हुई है जिसमें बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर चुकी हूँ. प्लेलिस्ट मैंने अलग से बनाई हुई है यूट्यूब चैनल पर, जिसने अभी तक नहीं देखा है वो जाकर चेक कर सकता है. इसका जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, राइट. और यस, जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है पहले जाकर चैनल सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आपके पास ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहे. एंड एग्जाम्स आपके यस आने वाले हैं तो रिविजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इन वीडियोज़ के थ्रू आप रिविजन करोगे आपका पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा. साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगी कैसे आपको अपने एग्जाम्स में आंसर राइटिंग करना होगा. जैसे मैंने नोट्स में लिखा हुआ है आप इस टाइप से लिख कर आओ, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है, राइट. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्टली व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड मीन्स जैसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है व्हाट इज डिमांड. डिमांड क्या है? डिजायर प्लस विलिंग टू पे, मीन्स वही चीज कि डिजायर है और साथ ही साथ हम उसको पे करने के लिए रेडी हैं. तो डिमांड हमें पता है, वो जो हम माइक्रो में पढ़ा है. यहाँ पर हम एग्रीगेट डिमांड की बात करें. एग्रीगेट मीन्स क्या होता है? टोटल. तो डिमांड बेसिकली क्या है? बिलिंग है हमारी, और साथ ही साथ हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हम उसको क्या कर सके? डिजायर प्लस कैपेबिलिटी. डिजायर भी है, इच्छा भी है, साथ ही साथ हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी भी है कि हम उसको पे कर सके. तो ये हमारा डिमांड का कॉन्सेप्ट होता है नॉर्मली. एग्रीगेट डिमांड हम मैक्रो की बात करते हैं. मैक्रो में हम टोटल डिमांड की बात करते हैं. तो टोटल डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज की एक अकाउंटिंग ईयर में, जिसको ये क्या कहा गया है? एग्रीगेट डिमांड. कि जितनी टोटल गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड है हमारी पूरी इकोनॉमी के अंदर एक अकाउंटिंग ईयर में, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड. अब एग्रीगेट डिमांड कैसा कॉन्सेप्ट होता है? ये फ्लो कॉन्सेप्ट होता है. फ्लो कॉन्सेप्ट क्यों होता है? क्योंकि हम एग्रीगेट डिमांड को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं कि पूरे साल के अंदर कितनी डिमांड, जैसे यहाँ पे लिखा ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, तो पूरे साल के अंदर कितनी डिमांड रही है गुड्स एंड सर्विसेज की. तो जब हम उस चीज को मेजर करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड फ्लो कॉन्सेप्ट. ये मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है. जिसने नहीं देखा है जाकर चेक कर सकते हो, राइट. नेक्स्ट जो एग्रीगेट डिमांड है इसको अगर हम मेजर करेंगे यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. यहाँ पर हम कैसे मेजर करना है एग्रीगेट डिमांड को, टोटल डिमांड को इकोनॉमी में, कि गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर कितना टोटल खर्चा हुआ है. क्योंकि जितना खर्चा हुआ होगा तो मतलब उतनी डिमांड होगी. तो जब हम टोटल एक्सपेंडिचर को प्लस करेंगे तो उससे हमारे पास हमारी इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड निकल कर आएगी कि पूरे इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर इतना खर्चा हुआ है. उन खर्चों को ऐड करेंगे तब हमारे पास पूरी इकोनॉमी की एग्रीगेट मींस टोटल डिमांड निकल कर आती है. तो ये बेसिकली कुछ पॉइंट्स है एग्रीगेट डिमांड होता क्या है उससे रिलेटेड. एग्रीगेट डिमांड को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? व्हाट पीपल विश टू प्लान टू स्पेंड एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम. यहाँ पर जब हम एग्रीगेट डिमांड को एक्सप्रेस करेंगे, वो कैसे एक्सप्रेस करेंगे कि लोग की क्या इच्छा है और कितना प्लान किया है उन्होंने खर्चा करने के लिए डिफरेंट लेवल ऑफ देयर इनकम पर. कि डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर कितना प्लान करा है खर्चा करने के लिए, वो उसको हम मेजर करेंगे, उसको हम एग्रीगेट डिमांड से एक्सप्रेस करेंगे. यहाँ पर हम एक्चुअली स्पेंड की बात नहीं कर रहे कि एक्चुअल में लोगों ने कितना खर्चा करा है, वो नहीं देख रहे हैं. यहाँ पे क्या देख रहे हैं? बेसिकली प्लान टू स्पेंड, कि कितना लोगों ने सोचा है खर्चा करने के लिए डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर, उससे हम एग्रीगेट डिमांड को एक्सप्रेस करेंगे. तो इन सारे पॉइंट्स को मिलाकर ही हमारे पास पूरी एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन निकल कर आती है. तो एडी इज डिफाइंड एज सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर, कि टोटल खर्चा जो लोगों ने प्लान करा है इनकर करने के लिए, किसके ऊपर? गुड्स एंड सर्विसेज को परचेस करने के लिए, जो कि हमारी इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस हुई है डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. तो एग्रीगेट डिमांड बेसिकली क्या है? डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर लोगों ने कितना प्लान करा है खर्चा करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को परचेस करने के लिए एक अकाउंटिंग ईयर में, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड. तो एग्रीगेट डिमांड बेसिकली ये होता है कि लोगों ने कितना खर्चा प्लान करा है करने के लिए अपने डिफरेंट लेवल ऑफ अपनी इनकम को देखकर और गुड्स एंड सर्विसेज को परचेस करने के लिए. तो ये हमारा बेसिक छोटा सा कॉन्सेप्ट है एग्रीगेट डिमांड का होता क्या है. ऐसे ही हमारे पास अब आता है एग्रीगेट डिमांड का. अगर हम स्केड्यूल की बात करें तो जैसे मैं यहाँ पर बताती हूँ आपको, अगर अभी भी वो समझ नहीं आता, अब ये बहुत अच्छे से देखो कि डिफरेंट लेवल ऑफ देयर इनकम पर लोगों ने क्या प्लान करा है खर्चा करने के लिए. अपनी इनकम के लेवल को देखते हुए ये लोगों ने प्लान करा है खर्चा करने के लिए एक अकाउंटिंग ईयर में. इन सबको जब हम ऐड करेंगे दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड. ये हमारा एग्रीगेट डिमांड होगा. और वी कैन से कि जीरो लेवल ऑफ इनकम है तो एडीटी कितना है हमारा? 30.
कि एग्रीगेट डिमांड प्लान करा है खर्चा करने के लिए 30, 100 इनकम है तब 35, 200 इनकम हुई, डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम हो रही है तो 40 वो। जैसे जैसे आपकी इनकम का लेवल बढ़ रहा है वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ती जा रही है। तो ये बेसिक पॉइंट है एग्रीगेट डिमांड और इनकम का। टैबुलर रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, किस टाइप से हम दिखाएंगे। अब यहां से क्या पॉइंट, इस टैबुलर रिप्रेजेंटेशन को बढ़ के क्या पॉइंट्स हमें समझ आते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, एडी इक्वल 0 इवन व्हेन इनकम इक्वल नॉट 0। ये यहाँ पर गलत लिखा है, यहाँ पर आप इस टाइप से लिखो, एडी इक्वल नॉट 0 इवन व्हेन इनकम इज इक्वल 0। इनकम भले ही 0 हो, इनकम चाहे भले ही 0 हो जाए, लेकिन एग्रीगेट डिमांड कभी भी 0 नहीं होगी। एग्रीगेट डिमांड, हम खर्चा करना कभी भी कम नहीं करेंगे। कंजप्शन हमें बेसिक एग्रीगेट डिमांड के आगे कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, एडी इक्वल टू सी प्लस आई, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। एंड आई होप कि आप अब रिविजन ले रहे हो, तो मैं समझती हूँ कि आपने ये सब चीजें बेसिक पढ़ रखी होंगी, तो मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ आपको रिविजन दे रही हूँ। अगर आपको डीपली चाहिए तो मैंने उसके लिए भी अलग से वीडियोस बनाई हुई हैं, जिसे नहीं देखी वो जाकर मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं, राइट। तो एग्रीगेट डिमांड क्या है, कंजप्शन प्लस एक्सपेंडिचर। कंजप्शन हम कुछ ना कुछ करते हैं, अगर इनकम हमारी भले ही 0 हो तो 0 लेवल ऑफ इनकम पर कंजप्शन कुछ ना कुछ होगा। तो अगर इनकम भले ही 0 हो लेकिन एडी कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। तो पहला पॉइंट हमें ये समझ आया। दूसरा, एडी इंक्रीज एज इनकम इंक्रीजेस। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। नॉर्मल सी चीजें, जैसे हमारे पास इनकम ज्यादा होगी तो हम डिमांड भी ज्यादा कर रहे होंगे। दूसरा, बट आफ्टर इनकम इंक्रीज्ड एट सर्टेन पॉइंट देन एडी लैग बिहाइंड वाई। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इनकम तो ज्यादा से बढ़ेगी लेकिन एग्रीगेट डिमांड हमारी ज्यादा से नहीं बढ़ेगी। एग्रीगेट डिमांड हमारी इनकम के रेट से कुछ कम रेट से बढ़ रही होगी। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, इनकम हम एग्रीगेट डिमांड हमारी हमेशा 5 से बढ़ रही है और इनकम हमारी हमेशा 100 से बढ़ रही है। तो एक ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा कि इनकम हमारी ज्यादा रेट से बढ़ रही होगी लेकिन कंजप्शन हमारी कम रेट से बढ़ रही होगी। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास ज्यादा इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी तो एक पॉइंट ऑफ टाइम में हम क्या सोचेंगे कि हम उतना कंजप्शन नहीं करते, हम थोड़ा सेविंग करना भी स्टार्ट करते हैं। तो उस पॉइंट पर हम कुछ पार्ट अपना सेविंग में भी डालना स्टार्ट कर देंगे। तो यही पॉइंट लिखा है कि कुछ एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद इनकम हमारी ज्यादा रेट से बढ़ेगी और एग्रीगेट डिमांड जो है लैग बिहाइंड करेगी वाई से, मतलब एग्रीगेट डिमांड कम रेट से बढ़ेगी एज कंपेयर टू इनकम। तो ये कुछ एग्रीगेट डिमांड का स्केड्यूल रिप्रेजेंटेशन है जिसपे हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट इसमें आता है पॉइंट्स कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, कि एग्रीगेट डिमांड के क्या क्या कंपोनेंट्स है। एडी में हमारे पास दो इकोनॉमी होते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी, राइट। अब क्लोज्ड इकोनॉमी में दो कंपोनेंट हुए, दो सेक्टर्स होते हैं, 2 सेक्टर इकोनॉमी और एक होते हैं 3 सेक्टर इकोनॉमी। 2 सेक्टर इकोनॉमी में फर्दर कौन कौन आता है, हाउस होल्ड मतलब हम लोग और प्रोड्यूसर्स। हाउस होल्ड जो कंज्यूम करते हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर करते हैं, और प्रोड्यूसर्स जो कि इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं, जो प्रोडक्शन करते हैं। तो 2 सेक्टर इकोनॉमी में हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर्स आए। तो यहाँ पर जब हम एग्रीगेट डिमांड को प्लस करते हैं, एग्रीगेट डिमांड को निकालते हैं, तो यहाँ पर किसका खर्चा आएगा। और अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा एग्रीगेट डिमांड हम कैसे निकालेंगे, टोटल खर्चा कितना हुआ है एक अकाउंटिंग ईयर में जो लोगों ने करा है। तो यहाँ पर हम इन सब के खर्चे को प्लस करेंगे। तो हाउस होल्ड कौन सा खर्चा करते हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर करते हैं, तो इस वजह से हम इसको सी से डिनोट करा है। ऐसे प्रोड्यूसर कौन सा खर्चा करते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं, तो यहाँ पर हम आई से डिनोट कर रहे हैं। तो जो भी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हुआ है प्रोड्यूसर के थ्रू दैट इज आई। तो एडी इक्वल टू सी प्लस आई, जो इनका खर्चा हुआ वो एग्रीगेट डिमांड के इक्वल हो गया। हमारा एग्रीगेट डिमांड निकल कर आ गया 2 सेक्टर इकोनॉमी का। सेम ऐसे जब हम 3 सेक्टर इकोनॉमी को इंक्लूड करेंगे तो 3 सेक्टर में हमारे पास हाउस होल्ड तो होंगे, प्रोड्यूसर भी होंगे, साथ ही साथ गवर्नमेंट एक और इंक्लूड हो जाएगा। अब गवर्नमेंट का जो भी खर्चा होगा वो क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये भी चीजें मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखी है अपनी प्रीवियस क्लासेस में, तो जिसको भी देखना है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, ये फर्स्ट चैप्टर का पॉइंट्स रहेंगे आपके पूरे, तो आप जाकर देख सकते हो। एंड यस, जिसको भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको समझ नहीं आ रहे तो मैंने इसके लिए कोर्स निकाला हुआ है अलग से, आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हो। लिंक भी मैं नीचे मेंशन कर दूंगी उसका, सो दैट कि आप उसको, मैं पूरा उसका रेफरेंस मेंशन कर दूंगी कि मैं बहुत डिटेल में नहीं बताने वाली हूँ भी कि क्या है उस कोर्स में पर्टिकुलरली। आप जाकर उसको देख सकते हो और जिसको एनरोलमेंट कराना है वो फटाफट से करा लो, क्योंकि एग्जाम जब आपके आने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स ये रहने वाला है आपके लिए। सो यस, तो चलिए कम बैक टू द पॉइंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट ने जो भी खर्चा करा है दैट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो एडी क्या है, यहाँ पर अगर हम 3 सेक्टर इकोनॉमी का एग्रीगेट डिमांड निकालते हैं तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो कि हाउस होल्ड ने करा है, प्रोड्यूसर ने करा है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ने करा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन सब का टोटल करेंगे तब हमारे पास एडी निकल कर आता है 3 सेक्टर इकोनॉमी का। तो ये था क्लोज्ड इकोनॉमी की बात। अब अगर हम बात करें ओपन इकोनॉमी में, ओपन इकोनॉमी में ये सब चीजें तो आएंगी ही,
कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो कि हाउस होल्ड कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो कि प्रोड्यूसर ने किया है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो कि गवर्नमेंट कर रही है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पर और इंक्लूड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम ओपन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की एक्टिविटीज भी यहाँ पर आ जाएंगी। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को हम कैसे दिखाते हैं, एक्सपोर्ट ने किया होता है नेट एक्सपोर्ट, एक्स माइनस एम, एक्स मतलब एक्सपोर्ट एंड एम माइनस इंपोर्ट, तो यहाँ पर x माइनस एम और इंक्लूड हो जाएगा एडी के कंपोनेंट में। तो यहाँ पर जब हम इन सब के खर्चों को प्लस करेंगे तब हमारे पास पूरी इकोनॉमी का टोटल एक्सपेंडिचर मींस एग्रीगेट डिमांड निकल कर आती है। तो एडी का जो कंपोनेंट क्या है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। एक्सपोर्ट को प्लस करोगे और इंपोर्ट को माइनस करोगे। एक्सपोर्ट पॉजिटिव कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड का, क्योंकि जितना ज्यादा एक्सपोर्ट होगा मतलब उतना ज्यादा हम डिमांड कर रहे हैं, तो मतलब एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है। अब जितना ज्यादा हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो मतलब हम दूसरी कंट्री के चीजों की डिमांड कर रहे हैं, नॉट अपनी कंट्री की चीजों की डिमांड कर रहे हैं। दैट्स वाई हमारी कंट्री से वो चीजें कम हो जाएंगी, मतलब इंपोर्ट माइनस हो जाएगा, दूसरी कंट्री में ऐड ऑन होगा, तो जिस वजह से हमने इंपोर्ट को यहाँ पर माइनस किया है और एक्सपोर्ट को प्लस किया है। तो ओपन इकोनॉमी में क्या आएगा, एडी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो ये पूरा कंपोनेंट्स बनकर आता है एग्रीगेट डिमांड का। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तब हमारे पास एडी निकल कर आएगा पूरी इकोनॉमी का। सो आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। अभी हमने पढ़ा है यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड के बारे में। अब हम देखते हैं एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है। एएस रेफर्स टू एग्रीगेट प्रोडक्शन एज प्लान्ड बाय द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एग्रीगेट डिमांड जो हाउस होल्ड्स ने डिमांड करी थी खर्चा करने के लिए, प्लान किया था अकाउंटिंग ईयर में, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। अब एग्रीगेट सप्लाई क्या है, जो प्रोड्यूसर ने प्लान करा है प्रोडक्शन करने के लिए अकाउंटिंग ईयर में, ये कितना प्रोड्यूसर ने प्लान करा है प्रोडक्शन करने के लिए अकाउंटिंग ईयर में, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई। यहाँ पर हम प्लान की बात कर रहे हैं, नॉट एक्चुअल। एक्सेंटे और एक्सपोस्ट का एक पॉइंट होते हैं, वो मैंने डिस्कस किया है शॉर्ट रन वाले चैप्टर में, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हो, बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया हुआ है और इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं, वो डायरेक्ट क्वेश्चन भी उनसे आते हैं। सो एग्रीगेट सप्लाई हमने देखा, जो प्रोड्यूसर ने प्लान करा है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग, दैट इज एग्रीगेट सप्लाई। अब ये क्या दिखाता है, जितने सप्लाई होगी मतलब उतनी ही क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का अकाउंटिंग ईयर में। तो ये इंप्लाई कर रहा है कि फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, कि एक साल के अंदर जो भी फ्लो हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का एक अकाउंटिंग ईयर में, वो कौन दिखाएगा, एग्रीगेट सप्लाई दिखाएगा, क्योंकि सप्लाई हो रही है मींस एग्रीगेट जो सप्लाई मींस गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है एक साल के अंदर। अब जब गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो होंगे मतलब गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई होगी, जितना सप्लाई होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, इनकम जनरेट होगी। तो गुड्स एंड सर्विसेज क्या जनरेट करते हैं, इनकम जनरेट करते हैं, तो जितना ज्यादा सप्लाई होगी उतनी ही इनकम होगी। दैट्स व्हाई एएस जो है इनकम के इक्वल होगा। एएस और वाई जो है कैसे हैं, आइडेंटिकल है ईच अदर, मतलब जितना हम गुड्स को बेचेंगे उतनी ही हमारे पास जितने गुड्स बेचे उतनी ही इनकम आई। तो इसी वजह से एएस जो होता है वो सप्लाई के या फिर एग्रीगेट सप्लाई जो होता है वो किसके इक्वल होता है, इनकम के इक्वल होता है। तो ये था हमारा एग्रीगेट सप्लाई का छोटा सा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कंजप्शन फंक्शन। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का, तो वो आपको इस टाइप से लिखना होगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी अब क्या है कंजप्शन फंक्शन। सो बेसिकली कंजप्शन फंक्शन में कंजप्शन कौन करता है, हाउस होल्ड्स करते हैं। तो हाउस होल्ड जो भी खर्चा करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सी रिप्रेजेंट्स हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ये डायरेक्टली किससे रिलेट करता है, इनकम से, लेवल ऑफ इनकम। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका कंजप्शन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। जितनी आपकी इनकम होगी इतना आप खर्चा करोगे कंजप्शन के ऊपर। तो ये वही लिखा हुआ है, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम। इफ इनकम राइजेस देन कंजप्शन ऑल्सो इंक्रीज। जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होगी वैसे वैसे आप कंजप्शन भी इंक्रीज करोगे। अब हम बात करें कंजप्शन फंक्शन की, तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन रहती है क्या, द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड वाई इज कॉल्ड कंजप्शन फंक्शन। जो सी और कंजप्शन और इनकम के बीच में जो फंक्शनल रिलेशनशिप देखी जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, कंजप्शन फंक्शन बोलते हैं। बस ये बेसिक है कंजप्शन फंक्शन क्या होता है। जब हम कंजप्शन और इनकम के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं उसको हम कंजप्शन फंक्शन बोलते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स लिखने होंगे आपको। उसके बाद ये पूरा आपको ऐसे कैसे ही लिख कर आना है, पॉइंट्स लिखने हैं, ग्राफ बनाना है, साथ साथ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन में जो मैंने दिया है वो आपको बनाकर आना है। पूरे 6 मार्क्स आपको मिलेंगे, राइट। 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है ये डायरेक्ट। तो अब हम फंक्शनल रिलेशनशिप देख रहे हैं किसके बीच में, कंजप्शन और इनकम के बीच में, जिसको हमने क्या बोला, कंजप्शन फंक्शन। तो देख लेते हैं फंक्शनल रिलेशनशिप क्या है। पहले हम टैबुलर रिप्रेजेंटेशन समझते हैं, उसके बाद हम ये पॉइंट्स पढ़ेंगे। अब हमारे पास क्या है, इनकम 0 है,
जीरो लेवल ऑफ इनकम पर, अभी मैंने पीछे बताया था कि हम कुछ ना कुछ पार्ट कंज्यूम करते हैं, कंजप्शन कभी भी जीरो नहीं होती है क्योंकि हमें बेसिक नीड्स फुलफिल करनी होती है, दैट्स वाई कंजप्शन हमारी कुछ ना कुछ रहेगी, तो 50 हमने ली है। अब इनकम इंक्रीज हुई 80, कंजप्शन इंक्रीज हुई हमारी, कंजप्शन इंक्रीज तो हुई है लेकिन इनकम से कम इंक्रीज हुई है, 80 इंक्रीज हुई है। कंजप्शन बढ़ी है हमारी 200, लेकिन सॉरी इनकम बढ़ी है 200 और कंजप्शन कितना हुआ है 1110। तो हमें क्या देखने को मिला यहाँ पे, जब इनकम जीरो थी कंजप्शन कुछ ना कुछ रहेगी 50 हुई, इनकम बढ़ रही है कंजप्शन भी साथ में बढ़ रही है, इनकम और बढ़ रही है कंजप्शन भी और बढ़ रही है। अब एक चीज आपको और देखने को मिल रही होगी यहाँ पर, इनकम हमारी हमेशा 100 के लेवल से बढ़ रही है, 100 से बढ़ रही है, 0 से 100, 100 से 200, राइट। और कंजप्शन जो है वो हमारी कितने रेट से बढ़ रही है, हमेशा 30 के रेट से बढ़ रही है, 50, 60, 70, 80। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, कुछ ना कुछ पार्ट यहाँ पर क्या हो रहा है, सेव हो रहा है, क्योंकि जितने रेट से इनकम बढ़ रही है उस रेट से हमारी कंजप्शन नहीं बढ़ रही है, कंजप्शन हमारी कुछ कम रेट से बढ़ रही है, बढ़ तो रही है लेकिन कम रेट से, तो मतलब जो कंजप्शन है वो लैग बिहाइंड कर रही है इनकम को, तो मतलब हम कुछ पार्ट अपने इनकम में से कुछ पार्ट कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ पार्ट हम सेविंग में डाल रहे हैं। तो यहाँ पर यही पॉइंट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर हम इसका टैबुलर रिप्रेजेंटेशन देखें तो एक्स एक्सिस पर हमने यहाँ पर लिया है इनकम एंड वाई एक्सिस पर हम लेंगे यहाँ पर कंजप्शन, राइट। सो इनकम हमारी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से, अपवर्ड स्लोपिंग होगा, 45 डिग्री का एंगल होगा, ये हमारा एक तरीके से एएस कर्व दिखाता है, क्योंकि हमने देखा था एएस कर्व कैसा होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है और एएस इनकम के इक्वल ही होता है, आइडेंटिकल टू ईच अदर, राइट। तो ये 45 डिग्री का हमें दिखाई देगा। कंजप्शन कभी भी हमारी 0 से स्टार्ट नहीं हुई, कंजप्शन हमारी कुछ ना कुछ रहेगी, तो हमने सपोज यहाँ से स्टार्ट करा दैट इज 50, जब इनकम 0 है तो कंजप्शन कितनी है 50 है, तो कंजप्शन हमारी बढ़ रही है, अपवर्ड स्लोपिंग है, तो ये हमारा सी कर्व हो गया। कंजप्शन एडी का कंपोनेंट है तो इसको हम एडी भी लिख सकते हैं, एडी और एएस, ये एक तरीके से एडी और एएस ग्राफ भी बन रहे हैं। और अभी हम कंजप्शन की बात करें तो इसको हम सी से ही रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हो गया हमारा सी का ग्राफ। कंजप्शन हमारी अपवर्ड स्लोपिंग पॉजिटिव, स्ट्रेट लाइन रहेगी, 0 से कभी स्टार्ट नहीं होगी, हमेशा ऊपर से स्टार्ट होगी, क्योंकि 50 है, 0 पर 50, 0 पर 50। ये हमारा इनकम ग्राफ हो गया। तो ये हमारा पूरा कंजप्शन फंक्शन बनकर आया है, और जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, तो जहां पर इनकम इक्वल हो कंजप्शन के, दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। अब उससे पहले क्या है, इस ब्रेक इवन पॉइंट से पहले क्या हो रहा है, कंजप्शन ज्यादा है और इनकम कम है, तो मतलब हम कंजप्शन ज्यादा कर रहे हैं और इनकम कम है हमारे पास, तो मतलब हमको अपना पुरानी सेविंग्स को निकाल रहे होंगे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस सेविंग हो रही है, सेविंग यहाँ पर नेगेटिव में है, राइट। इस पॉइंट के बाद क्या, इनकम ज्यादा है और कंजप्शन कम है, अब कंजप्शन कम कर रहे हैं और इनकम ज्यादा है, मतलब हम कुछ पार्ट अब यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, सेविंग कर रहे होंगे, तो यहाँ पर सेविंग हो रही है, तो मतलब सेविंग यहाँ पर कैसी है, पॉजिटिव है। तो ये कुछ पॉइंट्स निकल कर आते हैं, राइट। सो आई होप ये आपको ग्राफ अच्छे से समझ आया होगा। अब हम आते हैं पॉइंट्स के ऊपर, जो पॉइंट्स मैंने आपको इस टैबुलर रिप्रेजेंटेशन में समझाए हैं वही पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो इफ इनकम इक्वल टू 0, जब इनकम 0 होगी, देयर इज सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन, तब कुछ ना कुछ कंजप्शन होगा, उसको हम कंजप्शन कभी भी 0 के इक्वल, यहाँ पे इक्वल नॉट आएगा, कंजप्शन कभी भी 0 नहीं होगी, और इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ऑटोनोमस कंजप्शन। जब इनकम 0 होती है, कंजप्शन कुछ ना कुछ रहती है, दैट इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजप्शन। ऑटोनोमस कंजप्शन क्या होता है, इंडिपेंडेंट टू लेवल ऑफ इनकम, कि इनकम पर डिपेंड नहीं कर रही है यहाँ पर कंजप्शन, की इनकम बढ़ेगी या कम होगी तब कंजप्शन पे क्या डिपेंडेंसी हो रही है, नहीं, कंजप्शन हमारी ऑटोनोमस है, इंडिपेंडेंट है लेवल ऑफ इनकम से, कि जब इनकम 0 है, कंजप्शन कुछ ना कुछ रहेगा, दैट इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजप्शन। क्वेश्चन आता है, पूछ लेते हैं 1 मार्क्स में, ऑटोनोमस कंजप्शन क्या होता है, व्हेन इनकम लेवल इज 0 देयर इज सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन, दैट इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजप्शन, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, इंटायर इंक्रीज इन वाई इज नॉट कन्वर्टेड टू सी, जो पूरा इंक्रीमेंट हो रहा है इनकम में वो सी में पूरा का पूरा कन्वर्ट नहीं हो रहा है, कि 100 इनकम से 100 रेट से इनकम बढ़ रही है तो 100 ही रेट से कंजप्शन बढ़ रही है, ऐसा नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ पार्ट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेविंग भी कर रहे हैं। तो ये था इनकम और कंजप्शन। नेक्स्ट आता है स्लोप ऑफ सी फंक्शन इज कॉल्ड एमपीसी। अब जो सी फंक्शन का स्लोप है, ये जो स्लोप्स के पास बनकर आएंगे डेल्टा से, जो स्लोप होता है सी फंक्शन का, दैट इज कॉल्ड, हम टेन थीटा से निकालते हैं, 10th क्लास में हमने पढ़ा होगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम।
तो सी फंक्शन का स्लोप को क्या बोला जाता है, एमपीसी बोला जाता है। एमपीसी कैसे निकालता है, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई मतलब कि इनकम के चेंज होने से कंजप्शन में कितना चेंज हुआ, दैट इज कॉल्ड एमपीसी। इनकम 100 से बढ़ रही है और कंजप्शन 30 से बढ़ रही है, मतलब इनकम 100 के बढ़ने से कंजप्शन 30 से इंक्रीज हो रही है, दैट इज को जो स्लोप निकल कर आएगा वो हमारा एमपीसी होगा। एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन देखें अगर हम सी फंक्शन की, वो क्या होती है, सी इक्वल टू सी बार आएगा। सी बार मतलब क्या होता है, ऑटोनोमस कंजप्शन की इनकम जीरो हो, कंजप्शन कुछ ना कुछ रहेगी, प्लस बी वाई। बी यहाँ पर क्या है, एमपीसी स्लोप ऑफ सी फंक्शन, और वाई क्या है, इनकम। इससे हम कंजप्शन अपना निकालेंगे। ये इक्वेशन रहती है, इससे क्वेश्चन से आते हैं आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, तो ये एक एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन रहेगी। न्यूमेरिकल्स के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको बहुत डिटेलिंग में समझ आएगा कि इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बेसिक था कंजप्शन फंक्शन के ऊपर। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेविंग फंक्शन की, तो सेविंग फंक्शन में भी सॉरी अगर हम यहाँ पे बात करें सेविंग फंक्शन की, तो ये पूरा कंजप्शन फंक्शन था। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन में भी बेसिक क्या होता है, जहां पे हमने देखा इनकम और कंजप्शन तो सेम वही चल रहा है, इनकम 0 कंजप्शन 80, इनकम 100 कंजप्शन 120, इनकम 100 200 हो रही है, कंजप्शन 160 हो रही है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब इनकम 0 है कंजप्शन 80 है, तो मतलब हम यहाँ पे कुछ ना कुछ भी क्या नहीं कर रहे हैं, सेव नहीं कर रहे हैं, तो सेविंग इस टाइम पे क्या होगी, -80। इनकम में से इनकम क्या होता है, इनकम इक्वल टू सी प्लस एस। इनकम में से या तो कुछ पार्ट हम कंज्यूम करते हैं, फिर कुछ पार्ट हम सेव करते हैं। अब मुझे यहाँ पे सेविंग निकालनी, तो सेविंग कैसे निकालेंगे, इनकम में से कंजप्शन को माइनस कर दो, तब हमारे पास क्या निकल कर आएगी, सेविंग निकल कर आ जाएगी। तो इनकम 0 है और 80 कंजप्शन है, तो इनकम यहाँ पे सेविंग कितनी आई, 0 - 80 कितना हुआ, -80, राइट। अब इनकम कितनी है हमारे पास, 100 है और कंजप्शन कितनी है, 120। तो 100 में से 120 का माइनस करोगे तो कितना आएगा, -20। 200 में से 60 माइनस करोगे 40 आएगा, और 300 में से 200 माइनस करोगे तो 100 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम सेविंग को निकालेंगे। तो हमें देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर ये पॉइंट्स आते हैं, वही इनकम या तो कुछ हम कंज्यूम करेंगे या फिर हम कुछ इनकम का कुछ पार्ट हम सेव करेंगे। दो ही पार्ट होते हैं, इनकम इक्वल टू सी प्लस एस, और एस निकालेंगे वाई माइनस सी। सेविंग फंक्शन क्या है, जैसे हमारा कंजप्शन फंक्शन था, द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, वहां पर हम देख रहे थे सी एंड वाई के बीच में जो रिलेशनशिप थी। सेविंग फंक्शन में द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन वाई एंड एस, जब हम इनकम और सेविंग के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं, दैट इज कॉल्ड सेविंग फंक्शन। दूसरी चीज, सेविंग कैन बी नेगेटिव, सेविंग नेगेटिव हो सकती है, लेकिन कंजप्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। अभी मैंने एक शॉर्ट्स भी डाली थी और एक कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डाला था कि कैन एपीसी एवर बी नेगेटिव, क्या एपीसी कभी नेगेटिव हो सकता है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या एपीसी नेगेटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता है, राइट। सो यहाँ पर हमने क्या देखा कि सेविंग कैन बी नेगेटिव, सेविंग नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि हमने देखा जब इनकम 0 है, कंजप्शन हम कर रहे हैं पूरा का पूरा पार्ट, तो कुछ इस टाइम पे सेविंग क्या होगी, नेगेटिव होगी। सेविंग कैन बी 0, सेविंग 0 भी हो सकती है, क्योंकि हम जब जितना इनकम उतनी कंजप्शन कर रहे हैं, तो सेविंग 0 हो सकती है। और इनकम और सेविंग के बीच में कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो अगर हम यहाँ पे ग्राफ देखें, तो ग्राफ हमारा यहाँ पर नेगेटिव से स्टार्ट होगा, या एक्स एक्सिस पर हमने लिया है इनकम और वाई एक्सिस पर है सेविंग। तो इनकम हमारी, तो हमें यहाँ पे बेसिक सेविंग का ही दिखाना है ग्राफ। तो ये हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग मतलब अपर स्लोपिंग होगा और नेगेटिव से स्टार्ट होगा यहाँ पर, क्योंकि सेविंग हमारी नेगेटिव में दिखाई जा रही है जब इनकम 0 है। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट, और ये हो गया हमारा इनकम का ग्राफ। तो हमने यहाँ पर क्या दिखाया, इस पॉइंट पर इनकम 0 है, सेविंग कुछ ना कुछ रहेगी, तो यहाँ पर सेविंग नेगेटिव में है, तो ये क्या है, डिससेविंग का पार्ट, और इस पॉइंट के ऊपर सेविंग हमारी क्या हो रही है, पॉजिटिव हो रही है। तो सेविंग पॉजिटिव में जा रही है। तो ये कैसे अपर स्लोपिंग है, और जो स्लोप होता है एस फंक्शन का, ये हमारा एस फंक्शन, इसका स्लोप को हम क्या बोलेंगे, एमपीएस, दैट इज चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। इनकम के चेंज होने से सेविंग में कितना चेंज आया, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। स्लोप जो है स्ट्रेट लाइन है, एस फंक्शन का कांस्टेंट रहता है, अपर स्लोपिंग है, कोई भी कांस्टेंट है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन एस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर सेविंग फंक्शन भी बोलते हैं, और जिस कॉल्ड लीनियर कंजप्शन फंक्शन, जैसे हमारा स्लोप था सी फंक्शन का, जो स्ट्रेट अपर स्लोपिंग है, तो उसको हम लीनियर सेविंग फंक्शन बोलेंगे। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें, तो हमने सी फंक्शन में देखा सी इक्वल टू सी बार प्लस बी बार, ऐसे ही हमारा यहाँ पे सेविंग का निकालेंगे, तो माइनस सी बार, यहाँ पे बार आएगा, मीन्स ऑटोनोमस, ये वाला पॉइंट, ये ऑटोनोमस कंजप्शन था 80, ऑटोनोमस सेविंग हम जब निकालेंगे तो वो क्या होगा, माइनस का सी बार।
दैट इज -80, क्योंकि 80 कितना है सी बार और -80 बार माइनस सी बार कितना हो गया -80। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस सी बार प्लस एमपीएस दैट इज बी 1 माइनस बी प्लस इंटू वाई, राइट। तो माइनस सी बार प्लस एमपीएस वाई, तो ये हमारे पास सेविंग ग्राफ निकल कर आता है। सेविंग मीन सेविंग की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको हम ऐसे दिखा देंगे 1 माइनस बी। 1 माइनस बी कैसा है, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1। तो हमने देखा एमपीएस कैसे निकालेंगे, 1 माइनस एमपीसी, और एमपीसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से। तो ये हमारे पास आया है। नोट में मैंने बताया एमपीसी जो है वेरी करता है 0 to 1 के बीच में, और जो पुअर की एमपीसी होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एमपीसी ऑफ रिच। तो ये कुछ नोट्स में मैंने पॉइंट बताया। डेरिवेशन की अगर हम बात करें सेविंग फंक्शन और सी फंक्शन के, तो डेरिवेशन में वही चीज है, पूरा हमने जो सेविंग और इनकम का देखा था वही चीज आ गई है। इनकम 0, 20 और सेविंग आ गए -20, हाँ 50, 60, और इनकम में से कंजप्शन माइनस किया -10, 100, 100, 0, 150, इनकम में से 140 माइनस किया तो 10 आ गया। अब हम पहले यहाँ पे क्या निकालेंगे, सेविंग डेरिवेशन डेराइव करेंगे सेविंग एस फंक्शन को सी फंक्शन से। नॉर्मल पहले हमने सी फंक्शन बनाएंगे, वाई बनाएंगे, यहाँ पर हमने सी बनाया, ये हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट आया। जहां पर ये ब्रेक इवन पॉइंट है वहां पर हम उसको पॉइंट को लेकर जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास इनकम निकल कर आएगी और यहीं से हम अपना सेविंग का ग्राफ बना देंगे। तो ये पॉइंट जो है जहां पर ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है, मीन्स जहां पर सेविंग मीन्स कंजप्शन और इनकम इक्वल है, वहां पर सेविंग हमारी कैसी होगी, 0 होगी। तो ये वो 0 वाला पॉइंट है। व्हेन y इक्वल टू सी, तो वहां पर सेविंग कितनी होगी हमारे पास, 0 होगी। तो यहां से हम ये सेविंग का ग्राफ बना देंगे जैसे हमने पीछे बनाया हुआ था। इस पॉइंट पर s इक्वल टू 0 होगा। इस पॉइंट से पहले डिस सेविंग हो रही है क्योंकि सारी माइनस में है सेविंग्स, और इस पॉइंट के बाद सेविंग पॉजिटिव में होगी। तो ये है डेरिवेशन s फंक्शन फ्रॉम c फंक्शन। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। ये पॉइंट्स आपको, ये ग्राफ आपको बनाना होगा और कुछ पॉइंट्स आपको लिखने होंगे जो मैंने पीछे लिखे हैं, ऐसे ही आप लिख सकते हो। ये क्वेश्चन भी आता है पेपर में, राइट। तो ये था हमारा डेरिवेशन। नेक्स्ट इसमें एक लास्ट टॉपिक और रहता है, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव। अगर हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी की बात करें, पहले एवरेज प्रोपेंसिटी यहाँ पर आएगा एपीसी। एपीसी मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो ये क्या है, रेशियो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू कंजप्शन, रेशियो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू इनकम। एपीसी हम कैसे निकालेंगे, एवरेज निकाल रहे हैं सी अपॉन वाई, कि कितना पार्ट हमने इनकम का कितना पार्ट कंज्यूम किया है, दैट इज कॉल्ड एपीसी, राइट। ये टोटल इनकम में से कितना पार्ट कंज्यूम हुआ है, दैट इज कॉल्ड एपीसी। जब हम एवरेज निकालते हैं, इनके बीच में रिलेशनशिप कैसे है कि एपीसी प्लस एपीएस किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। इसको हम डिराइव करते हैं कैसे, एपीसी का फॉर्मूला सी अपॉन वाई, कंजप्शन अपॉन इनकम। एपीएस निकालेंगे, एवरेज निकाल रहे हैं, टोटल सेविंग अपॉन टोटल इनकम। इन इक्वेशन को, इन दोनों पार्ट को हम फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे। एपीसी प्लस एपीएस हमें पता है 1 के इक्वल होता है। एपीसी क्या है, सी अपॉन वाई, और एपीएस क्या है, एस अपॉन वाई, राइट। सी प्लस एस क्या होता है, इक्वल टू इनकम, क्योंकि हमें पता है इनकम का कुछ पार्ट कंज्यूम करते हैं फिर सेव करते हैं। तो सी प्लस एस को हमने इक्वल रखा इनकम के। वाई अपॉन वाई कितना आ गया, 1। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि एपीसी प्लस एपीएस किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। जैसे हम निकाल भी लो, यहाँ पर इनकम 0 है, कंजप्शन 40 है, तो एपीसी हम निकालेंगे। एपीसी कैसे निकालेंगे, कंजप्शन अपॉन इनकम। तो 40 अपॉन 0 करेंगे तो कितना आएगा, इन्फिनिटी। ऐसे 120 अपॉन 100 करेंगे तो कितना आएगा, 1.2। ऐसे 200 अपॉन 200 करेंगे तो कितना आएगा, एपीसी 1। तो इस तरीके से हमने देखा रिलेशनशिप होती है एपीसी और एपीएस के बीच में कैसी, कि एपीसी प्लस एपीएस किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। सेम ऐसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी की अगर हम बात करें तो ये क्या दिखाता है, चेंज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू द चेंज इन लेवल ऑफ इनकम, कि इनकम के चेंज होने से कंजप्शन एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आया, दैट इज कॉल्ड एमपीसी। वहां पर हम क्या देख रहे थे, एपीसी में टोटल इनकम में से कितना पार्ट कंज्यूम हो रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो एडिशनल इनकम बढ़ी है, जैसे जो 100 से 140 इनकम हुई है, तो मतलब उस 40 इनकम में से कितना पार्ट हम कंज्यूम कर रहे हैं, 40 वाली इनकम में से, नॉट टोटल में से। तो वो हम किस में देखेंगे, एमपीसी में देखेंगे। एमपीसी में क्या निकालेंगे, एमपीसी इक्वल टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम। चेंज को हम डेल्टा से भी दिखाते हैं, जो मैंने यहाँ पर ट्राइंगल्स बनाए हुए हैं। अब आप सोचेंगे ये ट्राइंगल क्या है, दैट इज डेल्टा। डेल्टा हम दिखाते हैं, चेंज में लिखकर हम डेल्टा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इनकम के चेंज होने से कंजप्शन में कितना चेंज आया है, दैट इज कॉल्ड एमपीसी। इसमें रिलेशनशिप क्या है, एमपीसी प्लस एमपीएस किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। एमपीसी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई अगेन,
कि पर यूनिट ऑफ इनकम हाउ मच कंजप्शन, की पर यूनिट ऑफ इनकम में से कितना कंजप्शन हो रहा है। एमपीएस अगेन डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, इसको इक्वेशन 1 में रखो, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, यहाँ पर डेल्टा लगा लेना, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई इक्वल होगा, अब डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस भी किसके इक्वल होगा, डेल्टा वाई के। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई हम करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो हमसे यहाँ पर रिलेशनशिप निकल कर आ गई, ये प्रूव है ओनली, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए, ये सिर्फ मैंने प्रूव के लिए दे रखा है, जरूरी नहीं है आपको पूरा पढ़ना है। आपको ये पता होना चाहिए कि एमपीसी प्लस एमपीएस के बीच में 1 का रिलेशनशिप कैसे होता है, एमपीसी प्लस एमपीएस 1 के इक्वल होता है। ये बेसिक पढ़ना है, ये सब आपको ये जो चीजें आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में इंपॉर्टेंट रहेंगी। सेम मैंने इसमें निकाल भी रखा, अगर मुझे यहाँ पे से एमपीसी निकालना है तो क्या करेंगे हम, सी अपॉन वाई 50 अपॉन 100 0.50, 30 अपॉन 100 0.30, 10 अपॉन 100 0.10। तो ये हमारा पूरा टॉपिक रहता है एमपीसी का। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, पूरा चैप्टर कंजप्शन एक्सपेंडिचर का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कंजप्शन फंक्शन, सेविंग फंक्शन और डेरिवेशन, ये अच्छे से करके जाना, और इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, वो जाकर फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। सो स्टे ट्यून, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सो बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।